नमस्कार। आज का वीडियो है एएनएम मॉड्यूल के ऊपर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो पूरा देखने के बाद एएनएम मॉड्यूल को लेकर अगर किसी के मन में कोई संशय है तो वह नहीं रहेगा और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट पूर्ण रूप से बताया गया है कंप्लीट एएनएम मॉड्यूल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह पूरा वीडियो देख लें और इसमें आर्ग्यूसॉफ्ट के सदस्यों के द्वारा पूरा एएनएम मॉड्यूल जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपको इसको देखने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखते हैं। तो ये आज की ट्रेनिंग एएनएम मॉड्यूल की है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब टीम में काम करते हैं। टीम में आशा भी हैं, सीएचओ भी हैं, एएनएम हैं, सीएचसीज हैं, फैसिलिटी हैं। तो हम जब भी काम करते हैं तो ये पूरी टीम काम करती है। तो ई कवच में आरसीएच मॉड्यूल सिर्फ एएनएम के लिए नहीं है, लेकिन पूरी टीम के लिए है कि जिससे सबका काम आसान हो और सबका काम इफेक्टिव हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कई बार आशा गांव में काम करती हैं तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उनको पहले मिलती है और वो इंफॉर्मेशन उनको एएनएम तक पहुंचानी है। तो अभी ये सब पर्ची में या फोन करके चलता होगा। तो ई कवच में आशा, एएनएम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही एप्लीकेशन पे, एक ही डाटा पे काम करती है कि जिससे आशा जो भी करती है उसकी इंफॉर्मेशन एएनएम को मिलती है। उसी तरह से मानो कि कोई हाई रिस्क महिला है, उसको कोई फैसिलिटी पे आयन सुक्रोज दिया गया है, तो वो एएनएम को पता होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन में ये भी सुविधा है कि फैसिलिटी पे जो भी सेवाएं दी गई है वो भी एएनएम को, आशा को, सीएचओ को, सबको पता चले। तो ये एक टीम बेस्ड अप्रोच है। हम आरसीएच रजिस्टर का डिजिटाइजेशन एएनएम मॉड्यूल के लिए करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी डाटा पॉइंट्स हैं ये तो है ही, और उसके उपरांत और कुछ कुछ सर के सुझाव से और सभी टीम के सुझाव से जो भी डाटा पॉइंट्स ऐड हुआ है, इससे मिलकर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सिस्टम बन गई है। अब इससे बहुत ही सबको लाभ होने वाला है, बिकॉज आपको यहाँ से ड्यू लिस्ट तो मिलेगा ही, हाई रिस्क की आइडेंटिफिकेशन और रेफरल तो होगा ही, आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन उसके उपरांत भविष्य में और सब प्रोग्राम भी शायद इसमें आने का प्लानिंग हो रहा है, जैसे कि HWC प्रोग्राम और कुछ अदर प्रोग्राम्स। आप सब जानते हैं कि आभा आईडी भी ये प्लेटफॉर्म से क्रिएट होता है। तो आप जब भी कोई गर्भवती महिला या बच्चे की आभा आईडी जनरेट करेंगे और उसको ई कवच से सेवा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आभा आईडी से वो लिंक हो जाएगा और आपका रिपोर्ट अच्छा दिखेगा। इसके उपरांत मंत्रा एप्लीकेशन के इसके साथ इंटीग्रेशन के प्रयास चालू हैं। तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन लेबर रूम में, फैसिलिटी में डिलीवरी के दौरान प्राप्त की जाती है मंत्रा से, वो भी ई कवच के साथ जुड़ जाएगी। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक इंटीग्रेटेड, यानी कि एक संकलित कार्यक्रम होने जा रहा है कि जिससे आपका काम बहुत ही आसान होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हमें ये स्लाइड बराबर समझ लेनी है, ये डाटा फ्लो कैसे होता है वो समझ लेना है, क्योंकि आपको सब स्क्रीन तो पता ही होगा जी। कुछ अगर थोड़ा सा और लाउड कर लें, कुछ लोग मतलब थोड़ा सा वॉइस, हाँ प्लीज। जी जी, अभी अभी कैसा है? अभी बेहतर है क्या? थोड़ा और करना पड़ेगा सर। ओके। तो ये डाटा फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी में जो VHIR सब कर रहे हैं, आशा कर रही हैं, आप सब भी कुछ कुछ लिमिटेड VHIR कर रहे हैं, उसमें हर एक परिवार और परिवार के सदस्य का पंजीकरण आपने किया है। उसमें से ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अलग अलग लाभार्थियों का ग्रुप बनाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले योग्य दंपति यानी कि एलिजिबल कपल का ग्रुप बनाएगा। एलिजिबल कपल का अलर्ट्स आपको आने के शुरू होगा।
और फिर आप जब उसको प्रेगनेंसी मार्क करेंगे तो वो एएनसी सर्विसेज ऑटोमेटिकली अलर्ट शुरू हो जाएगा। अब वो गर्भवती महिला को 9 महीने के बाद आपका उसको डिलीवरी का रजिस्ट्रेशन किया तो फिर आपको वो बच्चे का, न्यूबॉर्न बच्चे का और पोस्टमार्टम केयर का अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल डेटा फ्लो है। तो ये VHIR डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने VHIR में जो भी लाभार्थी, जो भी बेनिफिशियरी को रजिस्टर किया है वो ही आगे फ्लो करेगा। आपने VHIR में किसी को पंजीकरण नहीं किया है तो उसकी आगे डाटा एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। जैसे RI में हो रहा है, जैसे और सब मॉड्यूल में हो रहा है, आपको पहले इवन लिमिटेड VHIR तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे फ्लो होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मानो कि कल जाके आप कोई महिला को, कोई एक योग्य दंपति को प्रेग्नेंट मार्क करना चाहते हैं तो योग्य दंपति VHIR में उसका पंजीकरण होना आवश्यक है, तभी ये फ्लो आगे बढ़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम RCH की बात करें तो उसके साथ साथ आप सभी आपकी आशा दीदियों को प्रोत्साहित कीजिए कि VHIR जल्द से जल्द पूरा करें। अब RCH मॉड्यूल मैंने कहा वैसे पूरा टीम बेस्ड मॉड्यूल है। आज हम सिर्फ ANM मॉड्यूल की बात करेंगे, लेकिन ये पूरे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी ANM काम करेगी वो आशा को भी पता चलेगा और जो आशा करेगी वो ANM दीदी को भी पता चलेगा। तो आज हम मेनली ANM मॉड्यूल की बात करने जा रहे हैं। महेंद्र जी ओके हैं? आवाज ओके है? हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो एक चीज बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, सभी ANM दीदी से मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां भी सेवा दे और जब सेवा दे उसकी डाटा एंट्री आप वहां ही उसी समय कर दे। तो ये पूरा डाटा फ्लो बहुत ही सिंपल तरीके से चलेगा। इन अदर वर्ड्स, आपने कोई सेवा आज दी तो मेरी विनती है कि उसकी डाटा एंट्री आप आज ही कर दे, 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद मत कीजिए। ये करने से आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। तो ई-कवच में मेन मेनू जो है वो आपको पता ही है, लेकिन आज के लिए 3 आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 आइकन बराबर हम समझ लेते हैं क्योंकि ये RCH मॉड्यूल में आप इसका उपयोग रिपीटेडली करेंगे, बार बार करेंगे। तो पहला है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, क्योंकि VHIR पूरा करना है। दूसरा है मेरे लाभार्थी। मेरे लाभार्थी आइकन में हम आगे देखेंगे कि आपके सभी RCH लाभार्थी का पूरा लिस्ट और पूरा विवरण इसमें अवेलेबल होगा। तो मेरे लाभार्थी आपका एक रजिस्टर जैसा हो गया, आपका एक पेपर रजिस्टर जैसा हो गया। दूसरा है कार्य सूची। कार्य सूची इन सिंपल वर्ड इज आपका ड्यू लिस्ट। आपके सभी जो लाभार्थी है उसका ड्यू लिस्ट आपको कार्य सूची में बहुत ही सरलता से उपलब्ध है। तो पहले हम आज की कार्य सूची आइकन में क्या फीचर्स अवेलेबल हैं उसकी बात करेंगे। तो जैसे ही कार्य सूची आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन में सबसे ऊपर योग्य दंपति का जो ट्रैकिंग हम हर महीने करते हैं उसकी अलर्ट्स, कितने ड्यू अलर्ट्स हैं, कितने लायक दंपति को आपको विजिट करनी है या कुछ ना कुछ प्रकार की सेवाएं देनी है, उसका एक ड्यू लिस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद ANC है, फिर जिसका ड्यू डेट आ गया है उसका डिलीवरी का जो इंफॉर्मेशन, PNC विजिट्स, बाल सेवा का दौरा और सब कुछ और भी अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आज की कार्य सूची यानी कि ड्यू लिस्ट में आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। मानो कि आपने कोई एक ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको जो स्क्रीन दिखेगा वो ये होगा। उसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सर्च का बटन है और इसके नीचे नाम है, वो नाम लाभार्थी का है। उसके बाजू में उसका एक हेल्थ ई-कवच का ID नंबर है और इसके ऊपर एक डेट है। आपने देखा तो 18 मार्च 2022 का डेट है। ये डेट है ड्यू डेट है। ये तारीख तक
ये जो भी सेवा है वो सेवा ये लाभार्थी को देनी थी। तो ये ड्यू डेट से पहले आपने ये स्क्रीन देखा होगा, तो ये हरे अक्षर में ये नाम दिखता है, और ये लाल अक्षर में जो आपको दिख रहा है उसका नाम, इसका मतलब ये है कि ये ओवर ड्यू हो गया है, इसको हमें प्रायोरिटी देके जल्दी काम सेवा पूरी करनी है और उसकी डाटा एंट्री करनी है। तो हमने बात की ये ड्यू लिस्ट की। अब हम देखेंगे वो दूसरा आइकन कि जिसका नाम है मेरे लाभार्थी। मेरे लाभार्थी यानी आपका डिजिटल आरसीएच रजिस्टर। इसमें आप देखेंगे कि जो भी आपके जो ग्रुप हैं लाभार्थियों के, उसका एक के बाद एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलता है, और कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो कैटेगरी के, वो जो ग्रुप के, वो समूह के सभी लाभार्थी आपको स्क्रीन पे उसका नाम, आईडी नंबर, फैमिली आईडी आपको मिलेगा। उस पर सर्च करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेरे लाभार्थी इसलिए जरूरी है कि आपको कई बार उनकी इंफॉर्मेशन देखनी है, या कोई लाभार्थी का नाम ड्यू लिस्ट में नहीं है लेकिन अचानक वो लाभार्थी आपके पास आ गया है, वो कोई ड्यू सर्विस नहीं है लेकिन आपके पास कोई तकलीफ लेके आया है, आप कोई सेवा देते हैं, तो उसकी डाटा एंट्री आप मेरे लाभार्थी में जाके कर सकते हैं, कि जिससे आगे सर ने बोला वैसे हमारा मुख्य हेतु है सबको सेवा मिले, सबको सेवा मिले। तो जो भी सेवा मिले वो तो दे, और उसकी डाटा एंट्री मानो कि ड्यू लिस्ट में न भी हो उसका नाम, तो मेरे लाभार्थी में जाके आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन, एक बैकग्राउंड की मैंने बात की कि ये पूरा फ्लो समझ लेना जरूरी है। ये पूरा फ्लो VHIR से शुरू होता है। VHIR, लिमिटेड VHIR पूरा करना, ऑन गोइंग तरीके से चालू रखना है, और उसके मुताबिक अलग अलग समूह के लाभार्थी आपको अलर्ट्स देखने को मिलेंगे। मुख्य 3 आइकन आपको उपयोग में आएंगे, VHIR आइकन, ड्यू लिस्ट आइकन, और तीसरा था मेरे लाभार्थी। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ स्लाइड्स हम एक एक करके जो भी हम सेवाएं अलग अलग बेनिफिशियरी को देते हैं उसकी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम योग्य दंपति को जो भी सेवाएं दी जाती है, वो फैमिली प्लानिंग की हो या LMP ट्रैकिंग की हो, पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम महिला का गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद ANC सर्विसेज की डाटा एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर डिलीवरी की एंट्री की बात होगी। फिर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के जो आप भी करते हैं और आशा भी करती हैं उसकी बात करेंगे। और फिर बच्चे के टीकाकरण और पोषण संदर्भित जो भी डाटा एंट्री होती है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम LMP ट्रैकिंग की बात करेंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप LMP ट्रैकिंग उनका ही कर पाएंगे कि जिसका VHIR में आपने डाटा एंट्री की है। तो मानो कि आप कोई योग्य दंपति आपके सामने है, आपने उसको कोई परिवार नियोजन की कोई सेवा दी है, तो आप पहले कार्यसूची या मेरे लाभार्थी, वो दोनों में से कोई एक भी आइकन का उपयोग करके पहले योग्य दंपति का विकल्प पसंद करने के बाद आपके सामने जो योग्य दंपति हैं उसका नाम सर्च करेंगे। वो नाम सर्च करने के लिए ये लिस्ट में से आप ढूंढेंगे और उसके बाद वो नाम पे क्लिक करेंगे, और एक के बाद एक जो भी प्रश्न आए उसको आपको उसका डाटा एंट्री आपको करने का प्रॉम्प्ट दिया जाएगा। तो क्या उनका पीरियड आया है, उसकी LMP आपको पूछी जाएगी, अभी कोई परिवार नियोजन की पद्धति का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कौन सी परिवार नियोजन की पद्धति का उपयोग करते हैं उसकी डाटा एंट्री यहाँ करनी होगी। ये डाटा एंट्री ANM भी कर सकते हैं, और ये जो पर्टिकुलर LMP ट्रैकिंग का जो डाटा एंट्री है वो शायद आशा को भी ये डाटा एंट्री का ऑप्शन शायद दिया जाएगा। तो उसके बाद डेटा दर्ज करेंगे तो ये डाटा एंट्री पूरी हुई। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 या 3 स्क्रीन है, और इससे आप परिवार नियोजन की जो भी सेवाएं देते हैं उसकी डाटा एंट्री आप कर पाएंगे। तो मैं वापस रिवाइज करता हूं कि पहले कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में जाके
योग्य दंपति का विकल्प पसंद करने के बाद आप उसका नाम सर्च करेंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर देंगे। तो ये हुआ एलएमपी ट्रैकिंग, कुटुंब नियोजन। अब दूसरा जो मॉड्यूल है वो है गर्भवती महिला का पंजीकरण। तो गर्भवती महिला का पंजीकरण आप मेरे लाभार्थी या कार्य सूची दोनों में जाके कर सकते हैं। तो योग्य दंपति का विकल्प पसंद करने के बाद आप जो महिला आपके सामने गर्भवती रजिस्ट्रेशन के लिए आई है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। पीरियड नहीं आया है, आपको यूपीटी टेस्ट किया है कि नहीं किया है वो पूछा जाएगा, वापस एक बार कंफर्म किया जाएगा और फिर एलएमपी पूछी जाएगी। वो एलएमपी बहुत ध्यान से एंटर कीजिए, क्योंकि ये एलएमपी आप जो एंटर करेंगे उसके मुताबिक आपको ANC 1, 2, 3 फिर डिलीवरी का रिमाइंडर, ये डेट यानी कि एलएमपी डेट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से, शांति से, कोई भूल ना हो वो हमें ध्यान रखना है। और फिर पूछा जाएगा कि क्या आप ANC 1 अभी आप सेवाएं दी हैं और अभी आपको डाटा एंट्री करनी है या आपको ये फॉर्म अभी यहाँ समाप्त करना है। तो आप यहाँ कहेंगे कि हाँ मुझे डेटा एंट्री अभी करनी है ANC 1 की, तो आपको डेटा दर्ज करेंगे, डेटा सबमिट करेंगे। तो ई कवच सिस्टम में आपका एक गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन हो गया है ऐसा गिना जाएगा। आपने अभी एक महिला का रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अब हम वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ी स्लाइड देख रहे हैं। तो गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे करेंगे? कार्य सूची में जाके या मेरे लाभार्थी में जाके योग्य दंपति का विकल्प पसंद करने के बाद, महिला को सर्च करने के बाद उसका पीरियड नहीं आया है और उसकी एलएमपी डाल के आप गर्भवती महिला का पंजीकरण कर सकते हैं। अब तीसरी बात, अब आई ANC सेवाओं। तो ANC 1, 2, 3, 4 कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ANC सेवा का एंट्री करने के लिए पहले तो आपको वो महिला पहले रजिस्टर होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको ये पता ही होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने जो प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन की है उसकी डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। तो आप ANC सेवा जिसकी आपने दी है उसके लिए मेरे लाभार्थी या कार्य सूची में जाइए, गर्भवती महिला का विकल्प पसंद कीजिए और उसके बाद आपने जो महिला को सेवा दी है उसका नाम पसंद करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। ये स्क्रीन जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि ANC सर्विसेज, और दूसरा ऑप्शन है गर्भावस्था का परिणाम यानी कि डिलीवरी की एंट्री। तो ये ANC की आप बात करने जा रहे हैं सर्विसेज, तो आप पहला ऑप्शन पसंद कीजिए। लेकिन मानो कि किसी का एबॉर्शन हो गया या किसी की डिलीवरी हुई है तो उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन पसंद करना होगा। तो ये स्क्रीन इंपॉर्टेंट है। आप ANC सेवा दे रहे हैं तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो एक के बाद एक आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से प्रश्न? जो RCH रजिस्टर में है वो प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। और मानो कि उसका वेट, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ऊंचाई, एक के बाद एक कई प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न स्मार्ट तरीके से पूछे जाएंगे, यानी कि वो महिला की गर्भावस्था यानी कि गर्भावस्था कितने वीक्स हैं, कितने महीने हैं, उसके मुताबिक आपको कुछ कुछ प्रश्न दिखेंगे और कुछ कुछ प्रश्न नहीं दिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जो फीटल मूवमेंट है तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान बीच में महिला को वो फील होती है, तो आपको फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में बीच में से ये प्रश्न आना शुरू होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। वैसे कई सारी चीजें हैं कि जो उसके समय के मुताबिक ही आपको पूछी जाएगी कि जिसको आपको डाटा एंट्री में सरलता रहे और आपका टाइम असरकारक इफेक्टिवली आप यूज कर सकें। तो TD का पूछेंगे और कई सारे प्रश्न पूछेंगे। मैं हर एक स्क्रीन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो ही हम देख रहे हैं। महिला का बर्थ प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी फैसिलिटी में उनकी डाटा एंट्री डिलीवरी होने वाली है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है
कि ई कवच में आपके मोबाइल एप्लीकेशन में सभी फैसिलिटी का पूरा हायरार्की अवेलेबल है, यानी कि डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सीएचसी, वो पूरा जो हायरार्की है वो आपके मोबाइल में है। तो आप एक्चुअली वो फैसिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ महिला डिलीवरी करने का प्लान कर रही है। ये इंपॉर्टेंट रेफरल के लिए भी होगा कि जब मानो कि आपने कोई एचआरपी आइडेंटिफाई की और उसको सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करना चाहते हैं, तो आप वो फैसिलिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके मोबाइल से विदाउट इंटरनेट। और जब इंटरनेट आएगा तब वो फैसिलिटी को सूचित किया जाएगा ई कवच के मुताबिक कि ये हाई रिस्क महिला आपके फैसिलिटी में रेफर की गई है। तो इससे आपको लाभ ये होगा कि समुदाय और फैसिलिटी एक सेम डेटा पे, सेम पेज पे होंगे कि जिससे आप सेवा देने में बहुत अनुकूलता रहेगी। तो आपको हाई रिस्क रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे और उसके एंड में एएनसी फॉर्म के एंड में आपने कोई हाई रिस्क कंडीशन बताई है तो आपको लास्ट स्क्रीन पे दिखाई देगा कि हाँ, इसका ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि इसका हीमोग्लोबिन कम है, सीवियर एनीमिया है या प्री एक्लेम्शिया है। वो आपको सॉफ्टवेयर लास्ट स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा और रेफरल के लिए आपको पूछेगा। वो हम कुछ ही देर में वो देखने वाले हैं। तो ये हुआ एएनसी सेवाओं का डाटा एंट्री। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले एएनसी सेवा के लिए मेरे लाभार्थी या कार्य सूची में जाएंगे, फिर गर्भवती महिला का विकल्प पसंद करेंगे, वो महिला को सर्च करेंगे और उसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे उसके एक के बाद एक जो भी उसका इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है वो आप एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे डिलीवरी परिणाम, यानी कि डिलीवरी की एंट्री की हम बात करेंगे। तो वापस आप कार्य सूची में जाके कर सकते हैं या मेरे लाभार्थी में जाके कर सकते हैं। तो और उसमें कार्य सूची में आप जाएंगे तो गर्भावस्था का परिणाम और परिणाम का दौरा WPD जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसको सिलेक्ट कीजिए। तो उसमें कौन से नाम आएंगे कि जिसका ड्यू डेट नजदीक आ रहा है या उसका ड्यू डेट ऑलरेडी पसार हो चुका है, उसका ही नाम यहाँ आएगा। वो ड्यू डेट कहाँ से गिना जाएगा? आपने जो LMP प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो एंटर की थी वहां से ये आइडेंटिफाई की जाएगी। तो आपके जो महिला का डिलीवरी हुई है उसका पूरे नाम यहाँ दिखेंगे। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी सोच होगी कि अच्छा, वो जो फैसिलिटी में गई है वहां मंत्र में शायद डिलीवरी एंटर हुई हो तो क्या होगा। तो इवेंचुअली जब ये मंत्रा और ई कवच के बीच में जो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस में अभी वो सफलता पूर्वक हो जाए तो फिर जो फैसिलिटी ने मंत्रा में डिलीवरी एंट्री की हो तो फिर आपको यानी कि ANM को इसकी डाटा एंट्री करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपका टाइम उससे सेव होगा और मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी से प्राप्त होगी और आपको प्रॉम्प्ट भी किया जाएगा कि ये महिला की ये फैसिलिटी पे ये दिन पे डिलीवरी हुई है। तो आप फिर उसके बाद की जो सेवाएं हैं उसका अलर्ट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे और सिर्फ आपको नहीं, ANM को नहीं, आशा को भी अलर्ट्स उसके आने शुरू हो जाएंगे विदाउट आपको कोई डेटा एंट्री किए हुए। तो ये, लेकिन मानो कि वहां डेटा एंट्री नहीं हुई है, मंत्र में डेटा एंट्री नहीं हुई है, लेकिन आपके सामने महिला है, कुछ सेवा ले, आपको पता चला है कि भाई उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो फिर आप डाटा एंट्री आपके ई कवच के प्लेटफॉर्म से भी इजीली कर सकते हैं। तो पहले आप डिलीवरी की डेट डालेंगे, उसके बाद कहाँ डिलीवरी हुई है, एग्जैक्टली फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी यानी कि कौन से जिले में कौन से CHC पे उसकी डिलीवरी हुई है, वो CHC का नाम आपके मोबाइल से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जब आप रिपोर्ट्स फैसिलिटी में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेंगे तो कौन सी फैसिलिटी में कितनी डिलीवरी हुई है वो भी वहां से पता चल जाएगा क्योंकि आपने वो फैसिलिटी यहाँ सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो आप फैसिलिटी का चयन करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक प्रश्न आने शुरू होंगे। अगेन RCH पेपर रजिस्टर में से मैं हर एक प्रश्न के डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय कम है,
लेकिन आपको ये सब प्रश्न पता ही है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड अनुभवी हैं, तो हम इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एचआरपी रिलेटेड काफी प्रश्न इसमें हैं। पहले महिला के प्रश्न हैं और फिर इसके बाद बच्चे के प्रश्न आना शुरू होंगे कि लड़का है, लड़की है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या हुआ, उसका बर्थ वेट कितना था, बर्थ के अराउंड जो भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं वो वैक्सीनेशन दिए नहीं दिए, उसकी तारीख क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन की एंट्री आप करने के बाद ये स्क्रीन आएगा। अब ये स्क्रीन जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ भूल नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द डिलीवरी में एक ही बच्चे का जन्म होता है, राइट, लेकिन कई बार ट्विंस जुड़वे भी होते हैं। तो जुड़वे बच्चे हो तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करना है कि हाँ अभी और बच्चे जोड़े जाने हैं। कब? जब जुड़वा बच्चे हो तब। तो ये आप हाँ पसंद करके नेक्स्ट में जाएंगे तो दूसरे बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करने का प्रॉम्प्ट किया जाएगा। लेकिन इन मोस्ट केसेस एक ही बच्चा होता है, तो आप दूसरा विकल्प पसंद करेंगे और फिर यहाँ फॉर्म क्लोज होगा और आपने अभी डिलीवरी का रजिस्ट्रेशन पूरा कर दिया। तो अब तक हमने डिलीवरी तक देखा, अब हम पीएनसी में जाएंगे। पीएनसी में मैं बहुत ही स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि हम आशा का एचबीएनसी फॉर्म भी कुछ ही देर में देखने वाले हैं। तो पोस्टनेटल केयर के लिए आप अगेन कार्य सूची मेरे लाभार्थी में जाएंगे, पीएनसी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वो लाभार्थी कि जिसकी डिलीवरी की एंट्री हो रही पहले हुई हो तो उसका नाम यहाँ आपको देखने को मिलेगा, उसके नाम पे चयन करना है और वो बच्चे के रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको प्रॉम्प्ट किए जाएंगे, उसका जो भी सेवाएं हैं उसका डाटा एंट्री आप यहाँ करेंगे। तो एक के बाद एक ये प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर आपको डेटा सबमिट करना है कि जिससे प्रसव पश्चात सेवा का फॉर्म यहाँ पूरा होगा। तो अब 2 महीने के बाद जो बाल सेवाएं यानी कि वैक्सीनेशन है या न्यूट्रिशन रिलेटेड जो सेवाएं आप देते हैं उसकी अब मॉड्यूल आपको हम देखेंगे कि कैसा करना है। और ये आपको भली भांति आप परिचित हैं, क्योंकि आप आरआई का और न्यूट्रिशन का डाटा एंट्री आप सबने की हुई है, तो ये बहुत परिचित फॉर्म है। लेकिन इसमें एडवांटेज मैं कहता हूँ, ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या है कि आरआई का फॉर्म अलग है, अभी न्यूट्रिशन का फॉर्म अलग है, राइट। तो कुछ एक बार आरसीएच मॉड्यूल पर काम करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये सभी फॉर्म एक साथ एक फ्लो में आ जाएंगे, एक साथ सब ये इसमें मर्ज हो जाएंगे। इसमें सभी फॉर्म ये आरसीएच मॉड्यूल के भाग रूप हो जाएंगे। वो अलग अलग जो है वो अलग अलग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी कि आपके सामने बच्चा वीएचएनडी में आया, उसका आपने टीकाकरण किया, उसका आपने सैम स्क्रीनिंग किया, तो वो सभी का एंट्री के लिए आपको सिर्फ आरसीएच मॉड्यूल में जाके वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करके एक ही फॉर्म में आपको न्यूट्रिशन और टीकाकरण दोनों के एंट्री आप कर सकते हैं, बहुत सरल साधे कर सकते हैं। दो अलग अलग आइकन में जाके आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे आपका काम सरल होगा। तो बच्चे की एंट्री कार्यसूची या मेरे लाभार्थी में जाके कर सकते हैं, बाल सेवा का दौरा सिलेक्ट करेंगे और फिर जो बच्चों का लिस्ट आएगा उसमें से जो बच्चे को आपने सेवा दी है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक जो स्क्रीन आएगा उसमें आप डाटा एंट्री करेंगे। ये स्क्रीन आप सबको पता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने जो पहले टीकाकरण किया है उसका लिस्ट देखेगा, उसका फोन नंबर, उसका सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, उसकी उम्र, उसका एड्रेस, सब आपको स्क्रीन पे दिखा जाएगा। अब आपको उसका वजन और उसकी लंबाई नापनी होगी और ऑटोमेटिकली वो उसका माल न्यूट्रिशन ग्रेड कौन सा है, वो लाल है, लीला है, पीला है, सैम नहीं है, मैम है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा। और उसके साथ साथ रिपोर्ट में भी ये सब देखने को मिलेगा कि कौन से एरिया में कितने सैम का स्क्रीनिंग हुआ है, कितने बच्चे का सैम स्क्रीनिंग हुआ है, कितने सैम डायग्नोस हुए हैं और उसमें से कितने को एनआरसी में रेफर किया है, कितनों को एनआरसी में एडमिट किया है,
कितने बच्चों को एनआरसी में पूरा उसका 14 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है, कितने बच्चे का कितना वेट गेन हुआ है, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, जिससे आपको बहुत अनुकूलता रहेगी। तो ये न्यूट्रिशन रिलेटेड के इंफॉर्मेशन है, टीकाकरण का इंफॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा और फिर डेटा दर्ज करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो बाल सेवा के डेटा एंट्री का रिवीजन कैसे करेंगे? कार्य सूची में जाएंगे या मेरे लाभार्थी में जाएंगे, उसके बाद बाल सेवा का दौरा पसंद करेंगे, बच्चे को सर्च करेंगे और फिर डेटा एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? हमने पहले जो डाटा फ्लो था और ई कवच में आरसीएच मॉड्यूल के क्या फायदे थे उसकी बात की। उसके बाद हमने बात की कि लायक दंपति से लेके बाल सेवाओं की डाटा एंट्री कैसे करेंगे उसकी बात की। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क की, क्योंकि हाई रिस्क बच्चे और हाई रिस्क मदर दोनों इज वेरी मच प्रायोरिटी। जो सर ने कहा, दीक्षित सर ने कहा कि हाई रिस्क बहुत प्रायोरिटी है, तो इसके बारे में क्या क्या यहाँ सुविधा है उसकी बात करेंगे। तो मानो कि आप बीएचएनडी पे हैं और एक महिला आपके सामने है, उसको आप सेवा देने जा रहे हैं, उसका नाम सिलेक्ट करेंगे और उसकी डाटा एंट्री करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये स्क्रीन पे मैंने कुछ हाई रिस्क कंडीशन एंटर की है। हीमोग्लोबिन 4 मैंने एंटर किया है, उसका ब्लड प्रेशर हाई एंटर किया है, और देखेंगे कि वो ये डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग लास्ट स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली उसका हाई रिस्क कंडीशन सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि ये महिला को कम हीमोग्लोबिन है और उसका बीपी हाई है। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको पूछेगा कि आप ये महिला को कहाँ रेफर कर रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी में रेफर कर रहे हैं, कौन से सीएचसी में रेफर कर रहे हैं। तो वो आपको हर एक जिले में या सीएचसी में जाके वो पूरा पद उसका सिलेक्ट करने के बाद वो फैसिलिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा? वो फैसिलिटी को सूचित किया जाएगा ई कवच के द्वारा कि ये महिला को लो हीमोग्लोबिन है और हाई बीपी है, उसको आपके वहां रेफर किया है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड वो वहां देख सकेंगे और वहां उसका फॉलो अप कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये फैसिलिटी की एंट्री की प्रक्रिया, ये भी आपने पहले किया हुआ है। तो ये हुआ रेफरल का। लेकिन मानो कि आपने रेफरल कर दिया, लेकिन आपको अब जानना है कि वहां क्या हुआ उसका, या आपको कोई आपके सुपरवाइजर आए हैं डिस्ट्रिक्ट में से और आपको पूछ रहे हैं कि भाई आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कौन हाई रिस्क महिला है, उसके लिस्ट बताइए, कौन से बच्चे हैं कि जिसका वजन बहुत कम है उसका लिस्ट बताइए। तो फिर ये आपको एक हाई रिस्क महिलाएं और बच्चे, ऐसा एक आइकन आपके मोबाइल में है ई कवच एप्लीकेशन में, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हाई रिस्क मदर और हाई रिस्क बच्चे दोनों का ऑप्शन आपको दिखा जाएगा। और मानो कि आपने हाई रिस्क महिला का क्लिक किया तो आपके क्षेत्र में जो भी महिला हाई रिस्क हैं उसका नंबर और नाम दिखा जाएगा। और इतना ही नहीं, आप कोई नाम पे क्लिक करेंगे तो वो उसको कौन सी हाई रिस्क कंडीशन थी, कौन सा रोग था, वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये आपको हाई रिस्क फॉलोअप के लिए आपको बहुत ही उसके सरलता रहेगी, आपका काम इजी होगा। अब हम बात करेंगे कि मानो कि कोई लाभार्थी आपके वहां आता है और उसका नाम ड्यू लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उसको सब कोई ड्यू सर्विसेज नहीं है, लेकिन आपके पास मानो कि कोई एक्स्ट्रा एएनसी के लिए आता है, या कोई बच्चे का कोई टीकाकरण पेंडिंग नहीं है लेकिन वो वजन करवाने के लिए आया है या कुछ सेवा लेने के लिए आया है, तो उसकी डाटा एंट्री आप कैसे करेंगे? तो आप मेरे लाभार्थी में जाएंगे, मेरे लाभार्थी में आपके सभी लाभार्थी वहां होंगे, उसमें उसका नाम सर्च करेंगे और वो नाम पे सर्च करने के बाद जो भी डाटा एंट्री के आपने जो भी सेवाएं दी है उसका आप डेटा एंट्री वहां से कर सकेंगे। तो ये हुआ हाई रिस्क की हमने बात की, और बीच में कोई सेवा लेने के लिए आए तो उसकी डाटा एंट्री कैसे करेंगे उसकी बात हुई। अब मैं जो बात करने वाला हूं उससे आपको बहुत ही आनंद होगा, क्योंकि हमारे गांव में क्या होता है कि कई बार हमसे पहले आशा को पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है,
तो वो पहले आशा को कहती है। तो अब क्या होता है कि आशा आपको फोन करके कहेगी, या आपका जो VHND आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये महिला गर्भवती है, और शायद उसमें लेट हो जाए, आपका जो अर्ली रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो शायद समाप्त हो जाए, तो आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप आशा के ऐसे ही आप डिलीवरी के बारे में जान सकते हैं। तो आशा अपने मोबाइल फोन से ई कवच एप्लीकेशन से आपको सूचित कर सकती है कि ये महिला गर्भवती है, या ये महिला की डिलीवरी हो चुकी है, या ये लाभार्थी का मृत्यु हुआ है। वो सब आशा, या ये लाभार्थी का माइग्रेशन यानी कि वो बाहर चली गई है कहाँ, ये सभी चीज आशा आपको सूचित कर सकती है। और उसका लेकिन कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन ANM करेगी, क्योंकि ANM का कंफर्मेशन इसमें लगेगा, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आशा सूचित करेगी, वो इतना शायद उसमें भूल भी हो, तो इसके लिए वो सूचित की हुई जो घटनाएं हैं उसको आपको जल्द से जल्द पता चल जाए, उसके लिए इसमें बहुत ही अच्छी सुविधा है कि जिससे आपका काम और ज्यादा इजी हो, और आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन का जो जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट है वो अच्छा हो, आप राइट अवे उसका डिलीवरी की इंफॉर्मेशन डाले, आप समय से काम कर सके। इसके लिए आशा द्वारा सूचित की गई घटनाएं वो आप देख सकते हैं। तो इसमें फ्लो क्या होगा, आशा को गांव में पता चला कि कोई महिला गर्भवती है, तो वो अपने मोबाइल में वो मार्क करेगी कि ये महिला गर्भवती है। तो आपके कार्यसूची में जाएंगे तो लास्ट एक विकल्प है आशा द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं की पुष्टि। तो ये ऑप्शन पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आशा ने जो भी आपको सूचित किया है उसमें हाई रिस्क भी आ गए। मानो कि आशा ने कोई वजह से, जब उसकी होम विजिट में, आशा की होम विजिट का भी अभी आगे हम देखेंगे कि, तो वहां उसने देखा कि ये महिला को पैर में सूजन है, या मुंह पे सूजन है, या जीभ बहुत एनीमिक लग रही है, तो वो आपको आएगा आपके कंफर्मेशन के लिए। तो वो सभी घटनाएं आपको आशा द्वारा सूचित की गई घटनाओं में आएगा। आप वो विकल्प पे क्लिक करेंगे, वो नाम पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपको कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि क्या ये आशा ने तो कहा है कि ये गर्भवती है, लेकिन आप कंफर्म करते हैं कि ये महिला गर्भवती है, तो आप कंफर्म करेंगे या कंफर्म नहीं करेंगे, उसके मुताबिक आगे का फ्लो नक्की होगा। तो ये आपने देखा कि हमने ANM मॉड्यूल की बहुत ही डिटेल में बात की, राइट। तो अब तक हमने ANM मॉड्यूल की बहुत ही डिटेल में बात की है। तो लेकिन मैंने सबसे पहले कहा कि ये टीम एप्लीकेशन है, ये पूरी टीम के लिए है, सिर्फ ANM के नहीं, पूरी टीम के लिए है। तो अब हम आशा मॉड्यूल के बारे में बहुत ब्रीफली देखेंगे, और आशा मॉड्यूल में स्पेशली जो उसका मुख्य एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के प्रशिक्षण के लिए हम सिर्फ होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का आशा में कैसे वो मॉड्यूल बना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आशा एप्लीकेशन का मुख्य मेनू है, और उसमें जो कार्य सूची है, वो कार्य सूची पे जब आशा क्लिक करेगी, अब हम सब आशा हो गए हैं, तो आशा का एप्लीकेशन है ये, आशा का ड्यू लिस्ट है ये। तो आशा के ड्यू लिस्ट में हम जब प्रसव पश्चात देखभाल यानी कि PNC का विकल्प पसंद करेंगे, तो उसके क्षेत्र में, उसके गांव में जो भी न्यूबॉर्न है, यानी कि 0 to 60 डेज के बीच में जो बच्चे हैं, उसका पूरा लिस्ट यहाँ उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसका माँ का, उसके मदर का नाम दिखेगा, लेकिन उसमें उसके मदर का भी प्रश्न पूछे जाएंगे और बच्चे के HbA1c के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे मैंने जैसे कहा कि जब मंत्रा के साथ इसका इंटीग्रेशन पूरा होगा, तो वहां से जब कोई डिलीवरी की एंट्री होगी, तो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली HbA1c का अलर्ट्स ई कवच में आना शुरू हो जाएंगे। तो मानो कि ये मैं आशा हूं, और ये मैं होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए गृह मुलाकात के लिए ये लाभार्थी के घर जाता हूं, तो और वो नाम को मैंने सिलेक्ट किया, तो एक के बाद एक प्रश्न आना शुरू हो जाएगा, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन दिखा जाएगा, फिर माता को कोई तकलीफ है या नहीं वो पूछा जाएगा, उसको बुखार है या नहीं है, उसका
ब्लीडिंग है, उसके ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस है, वो सब प्रश्न उसको पूछे जाएंगे जिससे हाई रिस्क पोस्टनेटल मदर की आइडेंटिफिकेशन हो। उसके बाद काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ सलाह दी जाएंगी कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये करना है, कांगारू मदर केयर कीजिए, भोजन के बारे में आपको कहा जाएगा, और फिर बच्चे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो बच्चे के रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, उसका जो हाई रिस्क है उसके रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन, हम जो सेप्सिस कहते हैं, इन्फेक्शन बच्चों में कहते हैं, वो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये बच्चा कैसे रो रहा है, वो उसकी वो ब्रेस्ट फीडिंग बराबर ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको फीवर है, उसको टेम्परेचर बहुत लो है। वो सभी जो प्रश्न आशा मॉड्यूल 6 और 7, आशा मॉड्यूल 6 और 7 में जो भी प्रश्न है वो सभी आपको ये एक के बाद एक स्क्रीन पे पूछा जाएगा। और उसके बाद उसका स्किन एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसके सांस में कोई तकलीफ है, निमोनिया के रिलेटेड पूछा जाएगा। ये सब आशा मॉड्यूल 6 और 7 के मुताबिक है। और उसका पेट कैसा है, उसकी अम्बिलिकस कैसा है, वो सब पूछा जाएगा। टेम्परेचर पूछा जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि रेस्पिरेटरी पूछा जाएगा। और ये सब करने के बाद उसमें काउंसलिंग के लिए वीडियो रखे हैं, छोटे छोटे 2-3 मिनट के वीडियो रखे हैं कि जिससे आशा जब घर पे जाती है, सब परिवार के सभ्य वहां बैठे हैं, तो वो वीडियो दिखाएगी और उसके साथ साथ उसका उपयोग काउंसलिंग में वो कर सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड और इमेजेस उसको दिखेंगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सब करने के बाद एंड में लास्ट स्क्रीन पे जो भी डाटा एंट्री आशा ने की है उसके मुताबिक ये न्यूबॉर्न बच्चा या मदर हाई रिस्क है कि नहीं है, वो आपको स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर दिखाएगा। जो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो तो वो लाल में दिखेगा, मध्यम कंडीशन हो तो पीले में दिखेगा, और बहुत मामूली कंडीशन है तो आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। और आपको उसके रेफरल के बारे में और परिवार को कैसे समझाना है उसके बारे में बहुत ही विस्तार में आपको ये स्क्रीन आपकी हेल्प करेगा। तो रेफरल में आप सीधा एम्बुलेंस को फोन करने की सुविधा है, और जब तक एम्बुलेंस घर पे आती है तब तक आशा घर पे क्या कर सकती है वो भी आशा मॉड्यूल 6 और 7 के मुताबिक सब आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये हुआ होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात। तो होम बेस्ड न्यू हमने पहले एएनएम मॉड्यूल की बात की थी, फिर अब हम बात कर रहे हैं आशा मॉड्यूल की। तो अब हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत ही आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। तो ये जो भी डाटा एंट्री हुई है वो डाटा एंट्री शायद आशा ने की हो या एएनएम ने की हो या फैसिलिटी ने की हो, वो सभी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट्स ई कवर से मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आशा और एएनएम के रोल के मुताबिक आपको स्क्रीन आगे दिखने को मिलेंगे, उसमें ओवरलैप या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हम ये गुजरात में एप्लीकेशन सालों से यूज कर रहे हैं और वो दोनों के बीच में इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो अब मैं मानो कि एएनएम हूं और एएनएम में होके मुझे देखना है कि मैंने जो कितना डाटा एंट्री कितना काम किया है, तो पहले वो देखते हैं। तो आपको वो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप अभी भी उसका रिपोर्ट्स के उपयोग करते हैं। उसके उपरांत कार्य रजिस्टर नाम का एक आइकन है। एक कार्य रजिस्टर आइकन के लिए आपको ऑनलाइन होना जरूरी है। तो कार्य रजिस्टर का आइकन आप क्लिक करेंगे तो आप गांव सिलेक्ट करेंगे और आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी। एक बार आप ये डेट सिलेक्ट करेंगे तो वो डेट के दौरान, वो डेट के बीच में आपने जो भी डाटा एंट्री की हो वो सभी का एक विवरण आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। तो ये 2 डेट के दौरान मैंने यानी कि एएनएम ने जो भी एंट्री की है, वो डिलीवरी की हो या एएनसी सेवा की हो या एलएमपी ट्रैकिंग की हो, कुटुंब नियोजन की हो, कुछ भी हो, वो सभी का आपको एक विवरण यहाँ देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप एक नाम चूज करेंगे तो उसमें आपने क्या डाटा एंट्री की थी, उसका हीमोग्लोबिन क्या डाला था या उसकी एलएमपी क्या डाली थी, वो भी, और कौन से वैक्सीन दी थी, वो सभी चीज आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये क्यों किया है? क्योंकि हम पेपर रजिस्टर जैसा ही एप्लीकेशन बनाना चाहते थे। आपको पेपर रजिस्टर की जरूरत ना रहे, ऐसा ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि जिससे आपको लिखने की जरूरत ना रहे।
आपको जो भी पेपर रजिस्टर में आप देख सकते थे, वो सभी चीज अब मोबाइल में बहुत ही सरलता से देख सकते हैं। इसलिए ये फीचर आपको अवेलेबल है। अब मानो कि ये तो मोबाइल पे एएनएम क्या देख सकती है वो हमने देखा। अब वेब इंटरफेस यानी कि ब्राउजर में जाके, यानी कि ऑनलाइन जाके एएनएम हो या कोई भी अधिकारी हो, वो भी कई कई रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं कि 30 से 40 रिपोर्ट अवेलेबल हैं। वो 30 से 40 रिपोर्ट आप वेब इंटरफेस यानी कि ब्राउजर में जाके आप कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपको रिपोर्ट के लिए पता ही है, आप यूज कर रहे हैं अभी। तो ये 30-40 रिपोर्ट है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक रिपोर्ट में जाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उसके बारे में मैं कुछ आपको झलक देखना चाहूंगा। ये रिपोर्ट्स मैटरनल हेल्थ के हैं, रिपोर्ट्स चाइल्ड हेल्थ के हैं, रिपोर्ट्स डिलीवरी के रिलेटेड हैं, हाई रिस्क रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड है। सभी आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगी। तो पहले हम मैटरनल हेल्थ रिपोर्ट पे देखेंगे। ये सॉरी, बहुत सारे नंबर्स यहाँ हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ये आंकड़े में आप मत जाइए। तो ये रिपोर्ट कैसे जनरेट हुआ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साल पसंद किया या एक महीना पसंद किया। वो महीने में मैंने एक डिस्ट्रिक्ट पसंद किया या एक सब सेंटर या एक डिवीजन मैंने सिलेक्ट किया, और फिर मैंने सर्च का एंटर किया। तो वो साल में, 2 महीने में, और वो एरिया में जो भी मैटरनल सर्विसेज दी गई है उसका विवरण आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो मानो कि मैंने कोई एक डिस्ट्रिक्ट पसंद किया हो, तो उसके सभी जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक अकॉर्डिंग टू एवरी ब्लॉक, एक रो हो जाएगा। हाँ, एक ब्लॉक एक रो हो जाएगा, और कॉलम में अलग अलग प्रकार की मैटरनल सर्विसेज आप देख सकते हैं। सबसे पहले है कि प्रेगनेंसी कितनी रजिस्ट्रेशन हुआ है, और आपका टारगेट क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था। वो आपको एक्सपेक्टेड के सामने एक्चुअल आपने कितना रजिस्ट्रेशन अब तक वो साल में किया है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको परसेंटेज दिखने को मिलेंगे। आपका TT1, TT2, TT बूस्टर को आपको कवरेज वहां से दिखने को मिलेगा। फिर ANC 1, 2, 3, 4 के बाद कितने को डिलीवरी हो गई है, कितने का अर्ली रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना का एबॉर्शन हुआ है, कितने की PN पोस्टनेटल केयर विजिट को पूरी की है। वो पूरा विवरण आपको ये रिपोर्ट में से अवेलेबल होगा। ये डेटा कहां से आएगा, आपने जो डेटा एंटर किया होगा गर्भावस्था दरमियान और डिलीवरी के दौरान, वो सब डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली एक ही क्लिक में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, जब आप नीचे के लेवल पे आएंगे, सब सेंटर या PSC के लेवल पे, तो आप उसका लाइन लिस्ट भी आपको मिल सकता है। सो मानो कि कोई मिसिंग डिलीवरी है, मिसिंग डिलीवरी यानी किसी का रजिस्ट्रेशन बहुत वक्त पहले, 10 महीने पहले हुआ था, लेकिन अब तक उसका डिलीवरी का परिणाम एंटर नहीं हुआ है, और कोई ऑफिसर को देखना है कि भाई ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं कि जिसका 10 महीना पूरा हो गया है लेकिन डिलीवरी की एंट्री नहीं हुई है, मिसिंग डिलीवरी कितनी है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकेंगे। हर एक रिपोर्ट के नीचे आपको वो रिपोर्ट का हर एक जो कॉलम है उसकी व्याख्या, उसका डेफिनेशन दिया गया है, कि जिससे आपको किसी को पूछने ना जाना पड़े, आपको वहां सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो डिलीवरी मॉनिटरिंग, अच्छा, तो ये रिपोर्ट जो पहला था वो कोई एक साल में एक एरिया में क्या सेवाएं दी है उसका आपने रिपोर्ट देखा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी महिलाएं रजिस्टर हुई है, वो LMP के मुताबिक आपको रिपोर्ट देखना है, एक कोहोर्ट देखना है, एक समूह देखना है। कि मानो कि अप्रैल 2022 में जो महिला जिसकी LMP थी, उसको कितनी सेवा मिली है, वो भी आपको कभी कभी देखने की जरूरत पड़ती है। तो वो पूरे कोहोर्ट और समूह को जो सेवाएं दी गई है उसका रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, कि भाई कितना मैटरनल डेथ है, कितना एबॉर्शन है, कितना जो भी सेवाएं हैं वो उसका पूरा विवरण, मिसिंग कितना है, मिसिंग डिलीवरी कितना है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। और गुजरात में ये सब रिपोर्ट्स
रेगुलरली रिव्यू मीटिंग्स में यूज होते हैं, रेगुलरली जो भी, और राज्य से लेके सब सेंटर तक सभी लोग ये रिपोर्ट सब यूज करके मॉनिटरिंग और सपोर्टिव सुपरविजन का कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हाई रिस्क महिला का को भी अभी रिपोर्ट है कि आपके ये एरिया में ये समय में कितनी हाई रिस्क महिलाएं, कितनी सीवियरली एनीमिक थी, कितने का ब्लड प्रेशर ज्यादा था, कितने का कोई मेडिकल का हाइट कम था, वजन कम था, वो सब जो भी हाई रिस्क कंडीशन है वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। और उसमें उसके बाद कितने को मानो कि सीवियरली एनीमिक है तो कितने को आयरन सुक्रोज दिया गया है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको हाई रिस्क रिपोर्ट में आपको दी जाएगी। अब मानो कि ये प्री टर्म डिलीवरी यानी कि ड्यू डेट से पहले जो भी डिलीवरी हो जाए उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगना जरूरी है, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब चाइल्ड सर्विसेज का रिलेटेड भी एक सेम लॉजिक है, मैंने जो महिला जो एएनसी का कहा वैसे ही चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का जो भी रिपोर्ट्स है वो भी आपको कोई भी एरिया और कोई भी समय का आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी दो प्रकार के रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट ऐसा है कि कोई एक साल में या कोई एक महीने में कितनी चाइल्ड सर्विसेज दी गई है। चाइल्ड सर्विसेज यानी टीकाकरण हो या उसका मेनली टीकाकरण और टीकाकरण की इंफॉर्मेशन होगी, तो कोई एक समय के दौरान कितना हुआ है। और दूसरा रिपोर्ट कौन सा होगा कि कोई डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू होगा कि भाई कोई एक महीने में जितने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसको फिर वो कोहोर्ट को, वो समूह को कितनी सेवाएं दी गई है, उसके कई सारे रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल है। सो फॉर एन एग्जांपल पेंटा 3 कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, पेंटावेलेंट 3 कवरेज। तो आप ये रिपोर्ट से जान सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ में जो भी थे, मानो कि जो भी थे उसमें से कितने बच्चों का अभी तक पेंटा 3 दे जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दिया है, वो भी आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ये रिपोर्ट एएनएम यूज कर सकती हैं और अपना प्लान कर सकती हैं, ऑल्दो उनको वो नाम अपने कार्य सूची में तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन आप जो मॉनिटरिंग ऑफिसर्स करते हैं वो भी ये रिपोर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। सैम स्क्रीनिंग के भी रिपोर्ट्स हैं, इसमें न्यूट्रिशन मॉड्यूल भी है। तो सैम स्क्रीनिंग में अंडर 5 बच्चे कितने हैं, उसमें से सैम स्क्रीनिंग कितना हुआ है, कितना बच्चों को सैम आइडेंटिफाई किया है, क्यों किया है, कितने बॉयज थे, कितने गर्ल्स थे, वो सब देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ एनआरसी में जो बच्चे सैम दाखिल होते हैं उनका क्या आउटकम आया, कितना वेट बढ़ा, कितने का डेथ हुआ, कितना फॉलो अप हुआ, वो सब आपको रिपोर्ट में अवेलेबल होगा। तो ये स्क्रीन पे कई सारे जो हमारे जो पूरे रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो उसका लिस्ट आपको दिखाया गया है। अप्रोक्सीमेटली 30-40 रिपोर्ट उपलब्ध है। तो ये बस अब लास्ट 2 स्लाइड हैं और उसके बाद मैं सेतुरामन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ से थोड़ा गाइडेंस दे। लेकिन जो 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एप्लीकेशन या आरसीएच मॉड्यूल आपका काम आसान करने का एक सॉल्यूशन है। आपका काम आसान करने का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि जो सेवा जहां दी जाए उसकी डेटा एंट्री उसी वक्त हो तो सबका काम आसान हो जाएगा। पहली चीज कि आपका जो VHIR है वो हम जितना है उससे भी कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे VHIR करने में आपको सरलता रहे, आशा को सरलता रहे, आपको सरलता रहे। तो VHIR के जो डेटा फील्ड्स हैं वो अभी भी थोड़ा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे आपको RCH मॉड्यूल आप चालू कर सके। जब तक VHIR अच्छी तरीके से थोड़े लेवल पे पहुंच नहीं जाते हैं तब तक RCH करना मुश्किल है, क्योंकि पहले ही चीज आपको प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन की मिलेगी और उसके लिए आपको एलिजिबल कपल चाहिए और एलिजिबल कपल VHIR में रजिस्टर होने चाहिए। तो VHIR लिमिटेड कर दिया है, आपको आसानी रहेगी। फिर उसके साथ साथ मंत्रा का इंटीग्रेशन का प्रोसेस चालू है। जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स अभी हैं लाने के, RI है या न्यूट्रिशन है, वो सब अब धीरे धीरे करके RCH मॉड्यूल में मर्ज होने जा रहा है कि जिससे आपका काम सरल हो। और जो भी प्रोग्राम अलग अलग है वो फ्यूचर में एज पर द नीड्स ऑफ NHM इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे सर भी गाइडेंस देंगे, लेकिन ट्रेनिंग की तरफ से मेरी आप सबको 2 विनती हैं।
आप सब एएनएम दीदी को, सीएचओ को, ब्लॉक लेवल के सब ऑफिसर्स को विनती है कि सब ये इसका आरसीएच मॉड्यूल का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एलएमएस में कोर्स एएनएम के मोबाइल में ऑलरेडी दे चुका है। सबके मोबाइल में एएनएम आरसीएच मॉड्यूल का एलएमएस में कोर्स वीडियोस क्विज कर सकती है। तो शीघ्र आपको सबको विनती है कि सभी एएनएम अपने मोबाइल में जो आरसीएच का कोर्स है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दे और उसमें जो भी क्विज है वो पूरी कर दे, क्योंकि वो होगा तो ही उसको पता चलेगा कि आप ये यूज कैसे करेंगे और उसके बाद ही वो प्रोडक्शन पे जा सकेंगे। तो वो पहली विनती है। और दूसरा है कि जैसे सर ने कहा कि इन नियर फ्यूचर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होने जाने वाली है और जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है वो सब गूगल ड्राइव पे शेयर किया हुआ है और सभी आशाओं को आप प्रोत्साहित कीजिए कि लिमिटेड बीएचआईआर जल्द से जल्द पूरा करे। तो थैंक यू। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इसमें एएनएम मॉड्यूल को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। सभी एएनएम बहनों से रिक्वेस्ट है कि वह जो भी छुट्टी हुई एएनएम हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट की है वह गूगल ड्राइव, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगी तो गूगल ड्राइव खुल जाएगी जिसमें पूरा ट्रेनिंग का मटेरियल मिल जाएगा और उसमें जा कर के वह ट्रेनिंग वीडियोस देख करके और उसमें जो पीडीएफ कॉपीज़ हैं उनको देख करके ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे ई कवच पर और अपना क्विज कंप्लीट कर लेंगी और जो आशाएं रह गई हैं ट्रेनिंग के लिए उनको भी आप लोग ट्रेनिंग करा लेंगी। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ कि आप लोग अपना कार्य अतिशीघ्र कंप्लीट कर लेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यदि इस टाइप के हम वीडियो भविष्य में ऐड करें तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी सभी एएनएम बहनों को और आशा बहनों को सभी को आप यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह यह वीडियो देख करके लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।